क्या? हाँ, वो ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट तक है। क्लियर? अगर कहीं तक फिक्स होगा तो फिर मेंशन कर देंगे, 1 से k तक है तो मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया तो इनफाइनाइट तक है, और कर दिया तो फिर वहीं तक हो जाएगा, ठीक है। तो कल हमने काफ़ी कुछ ये डिस्कस कर लिया था, रेकरेंस रिलेशन एंड ऑल दैट सब कुछ कर लिया था। अब मैंने क्या बोला, 9.1, 9.2 और 9.3 के बाद हम करेंगे कंसेप्ट। जितना हमने कल तक नोट तुमने कर लिया ये सारा कंसेप्ट 9.1, 2 और 3 के लिए कर लिया, तीनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। तो होमवर्क में तीनों कराओ, 10th क्लास के बेस पर है, और कुछ एक आधा क्वेश्चन नया मिलेगा तो करा दूंगा। 9.1 पे आ जाओ। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 9.1 एग्जाम्पल 1। देखो भाई, पहला एग्जाम्पल, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। जो हमें दे रखा है वो कौन से फॉर्म में दे रखा है? जनरल फॉर्म में दे रखा है, और हमें पहली 5 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एन क्या है? 2n-3 डिवाइड बाई 6। हमें क्या निकालनी है? फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए क्या निकालेंगे? a1, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो n को क्या डाल देंगे? फर्स्ट 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5, a1 n को 1 डालेंगे तो 2 - 3 बाई 6 क्या आएगा? 2 2 ज़ा -3 बाई 6, 2 × 3 -3 बाई 6, ठीक है। फिर 2 × 4 -3, फिर 2 × 5 -3, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 और सेकंड पार्ट करूँ या कर लोगे? हैं? माइनस की पावर n -1 डाल ही लोगे। जब 1 डालोगे तो 0 -1 की बार 0 1 हो जाएगी, जब 2 डालोगे तो 2 - 1। इवन पावर में आपको पता है क्या होगा? स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट करूँ क्या? थर्ड पार्ट, मेरे पास थर्ड पार्ट है इसके अंदर, ए एन इक्वल टू -1 की पावर n a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n। हमें a1 a2 a3 a4 a5 5 टर्म्स निकालनी है। -1 की पावर 1 माइनस a की पावर 1 बाई में a की पावर 1 b की पावर 1 a2 सेकंड टर्म, -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, a3 माइनस आ जाएगा क्योंकि क्यूब है, और 4 में और 5 में लिख लेना। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, जो टर्म इंडिकेट कर रखी है बस वही टर्म फाइंड करनी है। ए एन इक्वल टू 4n - 3, ए 17 फाइंड करनी है, तो n को क्या डाल देंगे? 17, तो 4 × 17 68 माइनस का 3 65 करने की जरूरत है। a24 भी निकाल लोगे, नेक्स्ट पार्ट भी कर लोगे, a7 निकाल लोगे, n को 7 डाल दोगे, जो वैल्यू आएगी आंसर आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, ए एन क्या दे रखा है? n - 1 टाइम्स n - 2 इंटू n - 3। वो कह रहा है शो दैट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0। ऑब्वियसली जब आप a1 निकालोगे तो 1 - 1 विल बी 0 इंटू समथिंग 0, a2 निकालोगे तो n - 2 वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और a3 निकालोगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। और उसने कहा बट एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। अगर a4 a5 निकालेंगे, जैसे ही 4 डालेंगे तो वेविकर मेथड से भी देखो 3 से बड़ा, तो तीनों के लिए ही पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, हमेशा प्रोडक्ट पॉजिटिव आने लग जाएगा। और हमें क्या निकालना है? a20 डाल लोगे 20, a20 कितना आएगा? 20 - 1 20 - 2 20 - 3, मल्टीप्लाई कर लोगे तीनों को, आंसर आ जाएगा। करूँ क्या हो जाएगा? फोर्थ, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स लिखनी है। रेकरेंस रिलेशन दे रखे हैं, a1 और a2 दोनों किसके इक्वल हैं? a1 और a2 दोनों 2 के इक्वल हैं। और an क्या दे रखे हैं? an -1 जब n की वैल्यू 2 से बड़ी है। और हमें क्या लिखना है? फर्स्ट 5 टर्म्स और सीरीज भी लिखनी है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या है? a1 a2 a3 a4 a5, तो n को अब इसमें क्या डालेंगे? 3, 2 से बड़ा डालेंगे 3। a3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? 3 - 1 2 हो गया, a2 - 1, और a2 की वैल्यू, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई? अब a4 की वैल्यू निकलेगी a3 - 1,
तो A5 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि तो सीरीज क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई 2, 2, 1, 0, -1। ये तो बन गई सीक्वेंस। सीरीज क्या बनी 2 + 2 + 1 + 0 प्लस ये सीरीज और वो सीक्वेंस, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है। an = an - 1/n रेकरेंस रिलेशन है, nth टर्म n - 1th टर्म के बेस पर निकलती है, तो इसमें कोई एक टर्म तो दे भी रखी होगी। ये n > 2 के लिए है और a1 की वैल्यू कितनी है, a1 - 2 है, और an का फॉर्मूला दे रखा है उसने डिवाइड बाय n। ये कब दे रखा है, जब n की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 है, और सीरीज भी ऑब्टेन करनी है और कितनी, फर्स्ट 5 टर्म्स भी बतानी है। तो a2 बता दो, इट विल बी a1/2, n को 2 डाला, 2 - 1/2, a1 की वैल्यू -1/2 आ गया आंसर। 3 निकालना है, n को 3 डाला, 2 से इक्वल और बड़ा डाल सकते हैं, 3 डालेंगे तो 3 - 1 2, तो a2 -1/2 है डिवाइड बाय 3, तो कितना आंसर आएगा। अब a4 के लिए n को तो -1/6, 4 जा 24। अब a5 निकालेंगे तो a4/5 माइनस का 24, 5 जा 1 2। नहीं आया क्या समझ में, यहाँ पर 1/24 डाला और डिवाइड बाय 5/1, रिवर्स हो गया 1/5, 24, 5 जा 120। सीरीज में लिखना है -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 -1/24 प्लस ये आ गया सीरीज, ठीक है। एग्जाम्पल 6, ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, बेसिक से, एनसीईआरटी की 9.1 है ये। an दे रखे हैं n², और कह रहा है कि n ओड है, नहीं होगा तो ये एक्सरसाइज में होगा क्वेश्चन, नई बुक में आई है। अगर n इवन है तो an 2n दे रखे हैं, और मैंने कहा था सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है, और ये कंपाउंड फंक्शन हो गया। जब ओड है तो n² है, और जब इवन है तो 2n है, तो सीक्वेंस निकल जाएगी। अब वो बोल रहा है राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स, पहली 6 टर्म्स बताओ। तो फर्स्ट 6 टर्म्स विल बी a1 से a6 तक। a1 क्या आएगी 1, a2 क्या आएगी 2, यहाँ पर रखेंगे ना। a3 क्या आएगी, यहाँ रखेंगे 3। a4 क्या आएगी, a5 क्या आएगा, और a6 क्या आएगा। आया समझ, बस फर्स्ट 6 लिखनी थी, खत्म हो गया। सेवंथ एग्जाम्पल दिया है, an = an² + bn + c। ये nth टर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, और कह रहा है a2 की वैल्यू 3 है, a4 की और a1 1 3। तो क्या तुम a b c की वैल्यू फाइंड कर लोगे खुद से, या करके दिखाऊं। कल सेम कंसेप्ट ये क्वेश्चन बनाया था हमने, याद हो तो। क्या करेंगे, n को 2 डालेंगे तो 4a + 2b + c = 3। 4 डालेंगे तो 16a 4b + c = 13। कल मैंने जो कराया था मुझे पता था वो फर्स्ट एक्सरसाइज, इसलिए मैंने वैसा कराया था। और a7 तो 49a 7b और + c = दो, पहले दो में से माइनस करेंगे c कट जाएगा, a b में आ जाएगा, दूसरे तीसरे में c कट जाएगा, a b में आ जाएगा। दो इक्वेशन a b सॉल्व हो जाएंगी, c निकल जाएगा। करूँ क्या हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 3an = 17n² - 87n + 115। एक बार 3 को डिवाइड में करके देखो तो a b c की वैल्यू समझ में आ रही है। a की वैल्यू 17/3 होगी, b की वैल्यू -87/3 होगी, और c की वैल्यू 115/3। 3 को उधर ले गया, बोलो हो जाएगा या नहीं। देखो इसने क्या किया हुआ है, बिल्कुल सेम 3 इक्वेशंस बना ली इन्होंने। 4a + 2b + c = 3, यही बताई थी, 3 इक्वेशनें बन गई। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट तो इसने ओरिजिनल इक्वेशन को बोल रखा है, तो 3 इक्वेशनें बनी, 2 3 4, 2 में से 3 को, 3 में से 4 को। 2 इक्वेशनें ए बी में आ गई, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल के c में पुट कर दी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी, c निकल गया। a b c को फर्स्ट में पुट कर दिया, और फिर एलसीएम लेते ही प्रूव हो गया। टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या, कल कर ही लिया था हमने ये वाला क्वेश्चन। 8th, इसको MCQ से नहीं, MCQ से करने के लिए ना तेरे पास a b c की वैल्यूज निकालनी है। या कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन के अंदर ना ये नंबर a2 n को 2 डालकर चेक कर लेगा कि 3 आंसर आता है, ये आता है या नहीं आता है।
क्लियर, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम चेक कर लेंगे कि तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यू में टाइम बचेगा, इसमें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन बाय, ये कल करा दिया था, a1 a2 दोनों 1 के इक्वल हैं और an माइनस 1 प्लस an -2 है, तो 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन। बना लोगे सीक्वेंस और फिर रेशो डिवाइड, कल किया था ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो 9.1 एक्सरसाइज योर होमवर्क। इसका पहले क्वेश्चन में डाउट आ जाएगा। पहली बात तो देखो, राइट द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इन सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म बतानी है, 2 6 12 20, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल नहीं है बेसिकली, वो तो मैंने करवा रखा है इसीलिए। पहले में कितना ऐड हो रहा है 4, दूसरे में 6, तीसरे में 8, अगले में 10 30 1 5 13 29। अब बताओ, पहले में 4 ऐड हो रहा है, दूसरे में 8 हो रहा है, तीसरे में 16, अगले में 32। अब 29 प्लस 32 61, 3 6 11 18 27, जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 3 5 7 9 11, तो 39 38 11 एंड 38, 2 5 11 23, 3 6 12। हाँ देख, दो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, पहले पे 3 ऐड हो रहा है, दूसरे पे 3 का डबल 6, और उसके बाद 6 का डबल 12, और 12 का डबल 24, तो 24 मतलब 47, और 23 का 2 46 प्लस 1, डबल का 1 भी ऐड हो रहा है, यानी 2n प्लस 1 ऑब्जर्व कर लिया ना हर एक टर्म में, पिछले वाले टर्म से 2n डबल प्लस 1 हो रहा है। 1/2 3/4 देखा जाए तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया कि हम रूल ढूंढ रहे हैं सेट वाले चैप्टर की तरह ही। नीचे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, ऊपर एक एक कम है, एक एक कम है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 का डबल 32 और ऊपर एक कम 31, 31/32। अगला 2 6 24, अगला 120 आएगा, आज ही क्वेश्चन किया था अभी, 120 आ जाएगा 1/120, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। बाकी आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक 6 का सेकंड पार्ट देखना, 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कितनी टर्म्स का सम निकालना है 99, 1 -1 1 -1 1 -1। एक काम करो, 1 और -1 का पेयर बना लो, तो 0, 2 टर्म का 0, फिर 2 का 0, 2 का 0, 99 में 98 तक सारे 0, तो आंसर 1। नहीं आया समझ में, तो आंसर विल बी 1। समीशन -1 रेज पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to 10। शाबाश, -1 की पावर n और n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक डाल के ऐड करना है। इसका मतलब -1 की पावर पहले 1 यानी कि -1, फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 पावर करेंगे तो +1, -1 + 1 -1 + 1 10 होंगे, तो -1 + 1 2 का 0 बना, फिर 2 का 0 2 का 0, 5 पेयर बन जाएंगे, ठीक होगी बात, 0 आ जाएगा। और कोई नहीं, बाकी आप कर लोगे। 7वां क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का ही है, करना है ना, ABC की वैल्यू। तो 9.1 खत्म। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ही बात होती है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ही चीज़ है। इसमें मैंने आपको कल सारी कहानी समरी के तौर पर सारी समझा दी थी। rth टर्म फ्रॉम एंड में आसान तरीका, सीक्वेंस को रिवर्स कर दो, नहीं तो n - r मतलब rth टर्म फ्रॉम एंड इज n - r + 1 फ्रॉम बिगिनिंग, वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 10th वाला। अब अच्छा, एक ये भी बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेकंड और सेकंड लास्ट के इक्वल होता है, थर्ड लास्ट का सबका सम सेम होता है, तभी तो एसन का फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी कल बताई थी ना, कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम नंबर ऐड कर दे टू एवरी टर्म, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, वो स्टिल किस में रहेगी, एपी में। ये आपका इकोनॉमिक्स में भी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है एक चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी का, डिस्पर्जन का, ये जो चैप्टर्स हैं इनमें भी टॉपिक सेम है। अगर अर्थमेटिक मीन में आप के ऐड करते हो, मतलब हर एक नंबर में के ऐड करते हो, तो अर्थमेटिक मीन भी के वैल्यू से ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। इसको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल कहते हैं, रिलेटेड है टॉपिक्स। हाँ, लेकिन हमने एक बात इसमें सीखी थी कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, बट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखना नेक्स्ट में, इन एन एपी ऑफ एन टर्म्स
सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यही तो कल बताया था। स्टार्टिंग से और एंडिंग से अगर इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स लें, जैसे मान लो बिगिनिंग से मैं 5th टर्म ले रहा हूँ तो एंडिंग से भी 5th, तो उसका जो सम होगा वो फर्स्ट और लास्ट के इक्वल ही होगा, ठीक है। और ये प्रूव भी कर लिया था। इसके बाद ये भी कर लिया था कि जो AP की सीक्वेंस है वो क्या होगी, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगी जो कि AN+B फॉर्म का होगा, या कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। सम ऑफ 2 AP इज ऑल्सो एन AP, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप ऐड करके नई AP बनाओगे, स्टिल इट विल बी एन AP, मतलब नई सीक्वेंस बनाओगे तो AP, डिफरेंस में भी AP बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट और डिवीजन में और मे नोट बी एन AP। अगर आप 2 AP लेते हो और दोनों AP का क्या कर देते हो, प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं है कि जो नया बनेगा, नई सीक्वेंस बनेगी वो AP हो, मे और मे नोट बी, ठीक होगी बात। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आती है ना, तो अब हम लॉगरिथम वाले क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कर लेंगे साथ साथ। तो अब ये 9.2 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेना 9.2 होमवर्क। 25 क्वेश्चंस हैं ये ना, आधे से ज़्यादा तो मतलब 10th वाले जो होट्स के क्वेश्चन होते थे ना 10th में, वो वाले हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, छोड़ना मत, अच्छे ग्रिप बन जाएगी सीक्वेंस सीरीज पे, ठीक है। तेरी बुक में, अप्लाइड वाली बुक में कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है स्टफ। कर लियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने क्वेश्चन होते हो, और बाकी इसमें से फोटो भेज देना ग्रुप में, हैं एक्सरसाइज की 9.12 की कर लियो भाई, उसमें से ही, मतलब एलिमेंट्स की बुक में से। चलो अब करें एग्जाम्पल, देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो मुझे करवाने वाले, मेरे करवाने वाले नहीं हैं, देख लो एक बार। जो कराने वाले मैं करा देता हूँ। मेरे को तो अब 9.4 पे पहुँच जाना है सीधा सीधा। अर्थमेटिक मीन का टॉपिक कराऊंगा, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे ला जाऊँगा, है ना। सिलेबस के बारे में बोल रही है चलेगी, स्लो चल रहा है। शो दैट द प्रोग्रेशन 12 5 -2 -9 ये AP है, कैसे शो करोगे? नहीं, डिफरेंस कॉमन तो अभी हुआ ही नहीं ना, वो एक ही बात ही नहीं है ना। A2 - A1, 5 में से 12 गया, और A3 - A2 -2 -5, और A4 - A3 -9 + 2। तो क्योंकि डिफरेंस सेम है, दैट्स वाई इट बिकम्स कॉमन डिफरेंस -7। तो एज इट इज दे आर इन AP। फाइंड द जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म बतानी है। एक शॉर्टकट बताया था ना जनरल टर्म का। इनका डिफरेंस कितना है? -7, साथ में लगाओ n, आपको चाहिए यहाँ पर क्या 12, आप डालने वाले हो यहाँ पर 1, माइनस का 7 में ऐड कितना करोगे 12 लाने के लिए 19। तो इसकी nth टर्म बन गई है, नहीं तो फॉर्मूले से कर लेना। a + n - 1 × d, a की वैल्यू कितनी है 12, n - 1 d की वैल्यू कितनी है -7, 12 माइनस का 7n प्लस का 7 कितना आ गया? शायद ये पहले बताया था 10th क्लास में भी शॉर्टकट। जो इनका डिफरेंस होता है ना उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1 डालकर देख लेते हैं कि कितना प्लस या माइनस करना पड़ेगा वैल्यू लाने के लिए। पहली वैल्यू 12 है, 12 लाने के लिए -7 तो ऑलरेडी आ रहा है, तो 19 ऐड करें तभी आएगा। ये इसकी जनरल टर्म होगी 19 - 7n, कैसे भी निकाल दो। सेकंड एग्जांपल देखो, द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस की nth टर्म दे दी, शो दैट इट इज नॉट इन AP, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी इन AP, वाई? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख गया, ठीक है। तो अब इसको दिखाना है कि ये AP में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या करो, n की वैल्यू 1 2 3 डाल दो और 3 टर्म्स निकाल लो। A1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 2 + 1 + 1 4। A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8 + 2 + 1। A3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 18, 3 और 1। आया समझ में? बस 3 टर्म्स भी काफ़ी हैं। 11 - 4 इज नॉट इक्वल टू 11 इज, तो डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट इन AP। थर्ड, शो दैट द सीक्वेंस इज इन AP। अब ये वाला क्वेश्चन MCQ में आ जाए और वो पूछ ले कि दिस सीक्वेंस इज इन AP, GP, HP और नन ऑफ द अबव, तो अभी आपके लिए ये क्वेश्चन ठीक ठाक हो गया, ठीक है नहीं है? तो अब सीक्वेंस क्या है, शायद तुम्हारी बुक में ना हो, नई बुक में है ये। सीक्वेंस है log A, फिर log AB, फिर log AB², फिर log AB³। वो कह रहा है कि इसको चेक करना है कि AP में है या नहीं है, और उसकी nth टर्म बतानी है। अच्छा, nth टर्म तो मेरे ख्याल से इजीली पता लगी जाएगी।
अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, यहाँ ए बी की पावर 0 है ना, ये फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो nth टर्म में n-1 नहीं होगा, ये इसकी nth टर्म हो जाएगी। अंडरस्टूड सी बात थी। और nth टर्म पूछ लेता तो पैटर्न ऑब्जर्व करके भी किया जा सकता है। चेक करते हैं इसमें से इसको माइनस करके, log AB से क्या माइनस करेंगे हम, log A, ये तो b की पावर 0 तो 1 ही होती है। आपको पता है log mn का फॉर्मूला लिखवाया था, log m प्लस log n। बताऊं दोबारा से या याद है? याद है? log की कितनी प्रॉपर्टीज थी? 3-4 ज़्यादा थी, कितनी थी ज़्यादा? कितनी थी? 18 प्रॉपर्टीज। 10 ही बता दे, 18 तो मैंने भी नहीं पढ़ी कभी। कितनी प्रॉपर्टीज थी? अब 12 एक प्रॉपर्टीज जो मेन काम आती हैं। ऐसे log 1 0 होता है, log 1 होता है, log 2 बेस 2 1 होता है, ऐसे तो पता नहीं कितनी बना लोगे। बेसिकली 10 प्रॉपर्टी भी अगर आपको पता है ना, प्रोडक्ट रूल वाली पता है, प्लस में आ जाता है, डिवाइड वाला माइनस में, और log m रेज पावर n, log m रेज पावर n। तो 13-14 प्रॉपर्टीज बोल रहे हो, तुम्हें आती कितनी है वो चीज़ बताओ मुझे, कि 2 3 4 5 10 12 कितनी आती हैं, वो मेन की बात है। ये 3 तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होंगी फंडामेंटल। नहीं याद करो ना, फिर प्रूफ भी तो कराए थे। दोबारा से बताऊँ क्या? अब फिलहाल ये 3 तो रेगुलर बेसिस पर यूज़ होती रहेंगी। log a इंटू बी, log a प्लस log b माइनस का, तो पहली बार का डिफरेंस कितना आया? अभी कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये तो सिर्फ a2 माइनस a1 है। अब मैं निकालूंगा a3 माइनस a2, मुझे क्या पता ये AP में है या नहीं है। a3 की वैल्यू log a b स्क्वायर माइनस क्या कर दूंगा, log a b। आया समझ में? इसको डिवाइड भी करा जा सकता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n का फॉर्मूला log m बाई n, तो log m बाई n क्या बचा, log b। हाँ तो थर्ड, अब इसमें से इसको माइनस करोगे फिर डिवाइड करोगे, log b आ जाएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, log b। क्लियर? अब अगर nth टर्म फॉर्मूले से निकालूँ तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है, log a, n माइनस 1 d कितना है। आया समझ में? अब आंसर तो मैच नहीं कर रहा है ना, सॉल्व कर देंगे। log a प्लस log b की पावर n माइनस 1, अब ये समझ में आया नहीं होगा। 2 log 3 को नहीं है समझ में, ये उसके सिर पे चढ़ जाता है और नीचे उतर जाता है। तो अगर नीचे है तो आप ऊपर चढ़ा सकते हो, नीचे उतार सकते हो। समझ में आ गई बात? अब log m प्लस log n, m इंटू n, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। ये बंदर, ये पेड़, तो बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जब नीचे उतारना है तो नीचे भी उतार सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर जब प्लस में आया तो किस में आ गया, प्रोडक्ट में, और यही हमारा वहाँ से भी आ रहा था। अब वो तो डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में आंसर देगा, ऑप्शन किस फॉर्मेट में देगा। लॉगरिथम पे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी कहेंगे हमने तो लॉगरिथम करवाया है नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है ना लॉगरिथम, एज सच उतना नहीं है डिटेल में, ना ही क्वेश्चन देते हैं लॉगरिथम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 551। क्या मेरे करने वाला क्वेश्चन है? विच टर्म ऑफ द एपी इज 551, तो nth टर्म भी 551 करूं तो 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। इज 184 इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो इसकी nth टर्म शॉर्टकट से कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, शॉर्टकट से कर लेते हैं। उसने क्या कहा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। मुझे इसकी nth टर्म निकालनी होगी। क्या सिखाया, डिफरेंस 6, साथ में n प्लस का, अरे भाई 6 एक रखेगा n को, 6 और 5 11 चाहिए, नहीं आई बात समझ में? ये nth टर्म ही तो आ गई, 5 माइनस कर दिया, 546 और 6n, 6 9 जा, हाँ है, कौन सी टर्म है, 91st। अब अगले में 3 7 11 एंड सो ऑन, 4 n माइनस 1, सो 4 डिफरेंस आया, एक कम कर दिया, 4n माइनस 1, nth टर्म आ गई सीधी सीधी, इज इक्वल टू कितना कर दो, 184, तो 185 हो गया, नहीं होगी क्योंकि 185/4 डिवाइड ही नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट एनी टर्म, फ्रैक्शन में आएगा n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 10, 10th टर्म इज 0, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 10 का मतलब पता है क्या है, हाँ a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस, अब लिखने का तो मैटर ही नहीं है। और 10th टर्म 0 का मतलब a प्लस 9d 0,
दोनों का डिफरेंस -5d 10, d कितना आ गया -2, a कितना आ गया, यहाँ -2 डालते ही 18, -8 प्लस चला गया ना। अब उसने क्या पूछा है, विच टर्म इज, फर्स्ट टर्म आ गई 20th टर्म, 20th टर्म मतलब a + 19d, 18 + 19 2 जा -38, 18 में से 38 गया तो 20th टर्म इज -20, फर्स्ट टर्म इज 18। फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, AP की फोर्थ टर्म 3 टाइम्स है किसके, 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के, तो क्या लिख दूं, A4 इज 3 टाइम्स ऑफ A1, मतलब 3A और यहाँ पर A + 3D, इसका मतलब 3D इज इक्वल टू 2A, करेक्ट। अगली इक्वेशन, सेवंथ टर्म एक्सीड द, सेवंथ टर्म A7 एक्सीड मतलब ज़्यादा, किससे, ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, तो 2 टाइम्स ऑफ A3, तो 7 टर्म एक्सीड है तो इसमें प्लस करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सीड है, इसमें करेंगे तो बराबर आएंगे, तो 2A + 4D, A3 का फॉर्मूला A + 2D है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और प्लस का 1, इसका A + 6D, तो ये A माइनस में ले गए, यहाँ A रह गया और ये यहाँ पर 2D रह गया। अब ठीक है, किसी की भी वैल्यू पुट कर लो, A की पुट करनी है, A की पुट कर लो, क्या पुट होगी, 3D/2, एलसीएम लोगे ना, 2 2 = 4D इज इक्वल टू 3D + 2, तो D कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया, A कितना आ गया, A3 आ गया, D2 आ गया, और क्या चाहिए इसको, खत्म। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाला था। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस 3 7 11 407, 3 11 3 11 3 7 11 एंड सो ऑन, कहाँ तक देखना, इसका डिफरेंस कितना आया 4 इंटू n - 1 407, 408/2 102, नहीं आया क्या, 102 टर्म्स होगी। और उसने क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड, या तो रिवर्स कर दो या फिर n - r + 1 लगा दो, ठीक है, रिवर्स ही कर देते हैं। 407, वैसे ना एक सीधा फॉर्मूला बताऊं, देखो अगर rth टर्म एंड से निकालनी हो ना तो पहले तो आप l ले लो, l का मतलब है an, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म मानी जाएगी। अब लास्ट से अगर आप लेते हो तो कुछ नहीं होता, बस कॉमन डिफरेंस माइनस हो जाता है, जो d है वो चेंज होता था साइन में, है कि नहीं है, तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा और r - 1 इंटू, यानी फॉर्मूला वही होगा, बस फर्स्ट टर्म की जगह nth टर्म ली जाएगी स्टार्टिंग में और प्लस की जगह माइनस। तो 820 फ्रॉम एंड कहा था उसने, तो 407 फ्रॉम एंड है, -20 - 1 19, अब d पॉजिटिव लेना, मैंने माइनस लगा दिया आगे, कहीं अब भी d नेगेटिव ले लो तो उल्टा हो गया, फिर तो जब माइनस लगाया है मैंने इसी वजह से लगाया है, अब d वही वाला लेना जो है ओरिजिनल, सीधी वाली सीक्वेंस में, उल्टा करके नहीं, क्या था 4, गलत तो नहीं कर दोगे, 76, अच्छा किसी ने प्लस माइनस ले भी लिया तो पता क्या होएगा, 407 से आगे चली जाएगी, वो कहाँ से हो सकती है, ठीक होगी बात, तो कितना बचेगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत। 8th एग्जाम्पल, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब सीक्वेंस दे रखा इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऑप्शनल 5.4 का पहला क्वेश्चन होता था ना NCERT में 10th क्लास में, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 121 117 113 32 टर्म जो आता था 125 से स्टार्ट होता था। अब सीक्वेंस क्या है, 25 फिर 23 20, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, लेट्स चेक ये सीक्वेंस AP में है या नहीं है, तो एक काम करते हैं, 24 4 जा 97/4, 46 + 1 47/2, 47 का डबल कर दो, समझ में आई बात, 88 और 3, ये जैसे मर्जी थे हम इसको ऐसे समझेंगे, ये जैसे मर्जी थे हम इसको ऐसे समझेंगे जिसमें कॉमन 4 है नीचे सभी के, जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम है और सबका वही कर देना आपने। अब ध्यान से देखो ये AP दिख रही है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, AP बन गई। क्या करना है हमें, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी है, इसका मतलब an की वैल्यू में, an में n की वैल्यू बतानी है कि an की वैल्यू माइनस में आ जाए, क्लियर होगी बात। an का फॉर्मूला, a की वैल्यू
डी की वैल्यू n-1 सेम, ठीक है, 4 एलसीएम आ गया, 100 माइनस 3n, माइनस नहीं आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 3 आएगा लेस देन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 103 माइनस का 3n लेस देन 0, 103 लेस देन 3n, 103 बाय 3, तो n ग्रेटर हो गया ना 103 बाय 3 से, 3 3 जा, फिर 13 3 4 जा 12, 1 बचा, 1 0 मतलब 0.3, 34.3 से बड़ा नेचुरल नंबर, 34.3 से बड़ा नेचुरल नंबर 35, जस्ट जो फर्स्ट नेचुरल नंबर आएगा, तो 35th टर्म विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो 34th टर्म क्या आएगी पॉजिटिव, लेकिन 35th नेगेटिव हो जाएगी, वेरीफाई भी कर सकते हो निकाल कर, ठीक, तो 35 आ गया। 9th क्वेश्चन, 9th एग्जाम्पल, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP बी Q एंड qth टर्म भी P, ऐसे बताए थे, देन P प्लस qth टर्म इज 0, ऐसा तभी होता है, 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म इज 3 एंड थर्ड टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 3 एंड थर्ड टर्म इज, तो फिफ्थ टर्म इज 0, चेक करो, दूसरी टर्म 3 है और तीसरी टर्म 2 है, तो पांचवी टर्म 0 ही होगी, और ऐसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है तो -1 ही होता है। बाकी तो मैं वैसे करके दिखाऊंगा क्वेश्चन के मेथड से, बाकी मैंने उसकी कहानी समझा दी, ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो p प्लस qth टर्म 0 हो जाएगी। pth टर्म का फॉर्मूला बोलो, और इसका फॉर्मूला क्या ही कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं। कट गया, क्या तुम्हें समझ में आया? p माइनस क्यू बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ q माइनस 1 p, ये भी कट जाएगा लेकिन -1 पे, क्योंकि p माइनस क्यू आ रही है, q माइनस p है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? अब a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स दिया है, समझ में, a ऑफ n का a प्लस n माइनस 1 डी होता है, n की जगह p प्लस क्यू है, इक्वल टू 0 तो प्रूव करना है, मैं तो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, d की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, -1 पुट कर दूँ, -1 तो माइनस पुट करूंगा तो -p माइनस q और साइन चेंज हो गए +1। अब a चाहिए, d की -1 वैल्यू यहाँ डाल दो, a प्लस p माइनस 1 टाइम्स -1 इज इक्वल टू q, a माइनस का p प्लस 1 इज इक्वल टू q, a इज इक्वल टू p प्लस q -1। अब a की वैल्यू डाल दो, p प्लस q, p से p, q से q, 1 से 1। क्लियर? तुषार आज ऑफ करवा रहा था, मुझे पता नहीं हमने कितना सारा कर लिया ना, अब देख लेगा वो वीडियो में से क्या करें। वैसे तो 10th वाला ही है, क्या ही किया हमने, अब थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा कुछ नया। अब वो कह रहा है ए बी सी रिस्पेक्टिवली एक्सथ वाईथ जेडथ टर्म ऑफ एन एपी है, देन शो दैट, मैं कुछ बताता था ऐसी चीज़ें ये 0 हो जाती हैं, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस 10th क्लास के अंदर ही। क्या कह रहा है वो, ए बी सी रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी टर्म है, एक्सथ वाईथ और कौन कौन सी, ए बी और सी। इफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी एक्सथ टर्म ए है, वाईथ टर्म बी है और जेडथ टर्म, तो ए ऑफ एक्स, या इस बार ना ए नहीं यूज़ करता मैं, टर्म के लिए टी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ए ऑलरेडी यूज़ है। एक्सथ टर्म, टी एक्स का मतलब एक्सथ टर्म ए है, वाईथ टर्म बी है और जेडथ टर्म सी है। चले आगे, अब इसको आप कैपिटल ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो एक्सथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 डी होता है, ए स्मॉल मत यूज़ कर लेना क्योंकि ऑलरेडी ए दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म ए तो ले नहीं सकते, डिफरेंट करके लेनी पड़ेगी, ये तो कोई फर्स्ट टर्म थोड़ा ना है, तुम यहाँ पर ए लोगे तो ऐसे ए काट दोगे, स्मॉल ए लेते ही नहीं आई बस में, तो यू हैव टू टेक डिफरेंट सिंबल। अगर यहाँ कहीं डी यूज़ होता तो फिर कैपिटल डी या कुछ और ले लेते। इसका क्या मतलब है, ए प्लस वाई माइनस 1 डी, इसका क्या मतलब है, आया समझ में? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, शो करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, क्या a टाइम्स बस a इंटू वाई माइनस जेड है तो b इंटू जेड माइनस एक्स होगा और c इंटू इक्वल डी 0 आ जाएगा। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है ये हमने ले लिया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, a की वैल्यू, b की वैल्यू और सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक, एक काम और कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट करने की जगह मैं इनके डिफरेंस की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ।
ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर y माइनस जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ा बेकार सा लेंथी सा हो जाता है, मल्टीप्लाई करने में मुझे दिक्कत है। तो एक काम करता हूँ, वैसे तो ठीक है मेथड, पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 में से 2 माइनस कर देता हूँ, 2 में से 3 और 3 में से 1। 1 में से जब 2 माइनस करोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल ए कट गए, d कॉमन आ गया, x माइनस इंटू डी डिवाइड में आ गया। इस बार x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, c इंटू ए माइनस बी बाई डी। आया समझ में? अब सिमिलरली 2 से 3 माइनस करोगे तो तुम्हें समझ में आ गया, b तो एज इट इज y माइनस जेड, a एज इट इज y माइनस जेड, तो b माइनस सी बाय में d, और b के साथ अब इसमें से ये माइनस करोगे तो c माइनस ए बाय में d। आया समझ में? एलसीएम d क्या बना, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, सी ए माइनस सी बी, बी सी और सी बी, ए बी और ए बी, ए सी और ए सी। क्या आ गया? नहीं आया समझ में? अब इन क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए तो हम ये सब कुछ नहीं करने वाले। अब इन सब का शॉर्टकट देखो, ये जनरल एपी के लिए ट्रू है, जनरलाइज रिजल्ट प्रूव कर रहा है ना, ये एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। तो जब कुछ भी हो सकते हैं तो फिर कुछ भी ले ही लो। आपकी मनपसंद की एपी ले लेते हैं, आप बता दो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको पसंद हो, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये ट्रिवियल हो जाएगा पर गलत नहीं है, ये भी सही है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 1 1 कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक्सथ टर्म ए है, वाईएथ टर्म बी है और जेडथ टर्म, क्लियर? तो x की वैल्यू ले मैंने, अब हाँ एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू पसंद करो। अब ये मत कह दियो 1 1 1 ले लो, तो अगर ये भी कह देता है कि 1 1 1 ले लो तो 1 एट टर्म 1, 1 एट टर्म 1, 1 एट टर्म 1, सारी वैल्यूज 1, 1 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 विल बी 0। डिफरेंट ले लूँ, कोई भी 1 2 3 ले लेता हूँ, पर रहेंगे तो तीनों ही 1। तो अब वो जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, ये तो a है, ये b है, ये c है, ये x है, ये y है, ये z है। तो क्वेश्चन क्या था, a टाइम्स ब्रैकेट में y माइनस जेड, तो a कितना है 1, y माइनस जेड, फिर b 1 है, z माइनस एक्स, 3 माइनस 1, फिर c x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, 0 नहीं आया। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट एपी लेनी है, आप कोई भी एपी ले लो, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, हर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बस ये भी डिसाइड कर लेना कि कौन सी टर्म ले रहे हो, एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकल जाएंगी टर्म्स की। अब जो क्वेश्चन था उसमें एक्स वाई जेड और एबीसी की वैल्यू पुट कर दो और आपका जो भी आंसर आएगा वही आंसर क्या होगा, 100% करेक्ट होगा। रीज़न ये जनरलाइज क्वेश्चन है ना, तो सबके लिए ट्रू है, तो स्पेसिफिक में भी क्या होगा, ट्रू। फॉल्स तो हो ही नहीं रहा। अब ये वही गोल्डन रूल नहीं है, अगर एक चीज जनरली प्रूव हो रही है कि वो ट्रू है, स्पेसिफिकली का तो बेनिफिट लेके उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जा सकती है। इसी को ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच कहते हैं, एमसीक्यू इसी को ही कहते हैं। अगर एमसीक्यू सॉल्व करना तो ये कर सकते हैं आप। अब एमसीक्यू में इक्वल टू 0 नहीं आएगा, वो कहेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। आ रही है बात समझ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। 11th एग्जाम्पल ये आ गया आपके पास नया, ठीक है, 11th नया आ गया। कल मैं यही दे रहा था जब तूने कहा था कि थोड़ा सा वो अलग करके दे दो, सेकंड पार्ट याद आ रहा है, फिर जब तूने कहा नहीं रहने दो, हैं यस। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन शो दैट, पहले वाले का तो तूने ऐसे ही आंसर बता दिया था, है ना, फिर तू कोशिश कर रहा था कि सेकंड वाले का भी मैं कर दूंगा, है। ए बी सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फर्स्ट आपके जो डाउट आएंगे पीछे एक्सरसाइज में, तो इन्हीं क्वेश्चंस में डाउट आ सकते हैं अगर नहीं निकले तो। और मैं कह रहा हूँ डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी अटक नहीं सकता अगर आप इसको जनरल मेथड से कर दो। सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकंड को माइनस करके अलग अलग, और जो ये वाली था b माइनस ए सी माइनस बी इक्वल होंगे ना, ये तो एपी में है, इस कंडीशन का क्या कर दो यूज, तो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। दो मेथड से नहीं करके दिखाया था कल क्वेश्चन, दो मेथड से ही तो करा था। जरूरी थोड़ा है कि हमने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ही वैसा बनाना है, एडजस्टमेंट करनी है। अब सब्ट्रैक्ट करके पहली इक्वेशन को यूज कर लो तो 101% होगा। और जनरली ये वाला मेथड तब करते हैं जब डायरेक्ट एडजस्टमेंट ना हो रही हो। क्लियर? एडजस्टमेंट क्यों कौन सी होती है, कोई भी डिवाइड करना होता है या समझ रहे हो, प्लस या माइनस करना होता है। अब वो कहता है 1 बाय ए भी नहीं होगा स्टार्टिंग में,
BC है, CA, और ये भी किस में होंगे? अगर ये AP में है तो ये भी AP में होंगे। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ़ 1/BC 1/CA और 1/AB आर इन AP, इफ़ दे आर इन AP, है ना, या सपोज दे आर इन AP, इफ़ ABC, मैंने क्या करा, ABC से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही है बात, ABC से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? दे आर इन AP, इफ़ दे आर इन AP, सही है, ये AP में होंगे अगर ये AP में हुए तो, क्योंकि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करके, और AP चेंज नहीं होता मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से सेम टर्म से। दैट इज इफ 1/BC 1/CA और 1/, अरे यार मैंने इसको काट दिया, हाँ काटना तो है, BC से BC कटेगा, समझ रहे हैं? तो क्या बचेगा, इफ A, B, यही बच रहा है, आर इन, और क्या लिखेंगे आगे, विच इज ट्रू और विच इज, इसका मतलब यस दे आर इन AP। क्लियर? देखना बुक ने कैसे किया हुआ है। फर्स्ट दे आर इन AP, इफ दे आर इन AP, दैट इज इफ दे आर इन AP विच इज गिवन, खत्म। सपोज नहीं लिखा हुआ, आपने लिखना है सपोज। सेकेंड पार्ट करें। अब फर्स्ट, हाँ मतलब सिर्फ यही कह रहा है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन AP में होंगी अगर ABC AP में है, जनरल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ABC AP में है तो अगली इक्वेशन GP है SP में होगी। हाँ तो उसको कैसे लगेगा कि ये किसमें है? तो ऐसे होगा ना, जैसे इस पे क्वेश्चन भी आएगा, 3 टर्म्स हैं AP में, अगर इसमें 1 ऐड कर दें, इसमें 11 और इसमें 21 ऐड कर दें, तो ये किस में बन जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो हम उस पर कंडीशंस लगा लेंगे, जो चीज़ AP में है उसकी AP में कंडीशन, और जो चीज़ प्रूव करनी है कि GP में या चेक करनी है GP में, तो GP का रिजल्ट होता है 2/1, 3/2, उनको लेफ्ट और राइट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। जो गिवन था कि वो AP में है उसको यूज़ कर लेंगे। हाँ, जो तो फिर वो चेक करना पड़ेगा, कि वो GP में है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले ये लेना पड़ेगा ना कि मान ले वो AP में है तो फर्स्ट AP है, सेकंड भी AP है, अगर पहले वाले से दूसरे वाली डराइव हो रही है तो AP होगी, पहले वाली से दूसरी AP नहीं बन रही है तो GP भी हो सकती है, वो कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऐसा कोई जनरल मेथड नहीं है कि मैं उसको सीधा ही चेक कर दूँ। ठीक, अब इसमें क्या है, ABC आर इन AP, देखा जाए ना, आप टूल्स कलेक्ट करते हो, ये जो सीख रहे हो दे आर टूल्स। अब आगे क्वेश्चन आता है तो कम से कम इतनी रिमेंबरिंग तो रहेगी ना, इतना रिकॉल कर पाओगे। अब कुछ आएगा इससे रिलेट हुआ तो कर लोगे, नया आया तो सोच पाओगे, क्योंकि ये कर रहे हो ना तो कुछ सोचने का एक आइडिया मिल जाएगा। वो नई कंडीशन तो फ्रेश तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैथ ही है ये सबसे डिफिकल्ट सा होता है, क्योंकि नया क्वेश्चन आता है तो दिमाग चलता नहीं है, वही मेन बात है। उसी को सीखने के लिए हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या कुछ सोचते हैं। ABC AP में है तो क्या करना है, A इंटू 1/B प्लस 1/C, B इंटू 1/C प्लस 1/A, और क्वेश्चन ना आपका प्रीवियस नॉलेज के बेस पर सॉल्व हो जाता है अगर आप ट्राई करेंगे ना अच्छे से, तो जितनी प्रीवियस नॉलेज कर रही है ना उससे नया क्वेश्चन निकल जाता है। आर ऑल्सो इन AP, ये भी AP में दिखाने हैं। लेट अस सपोज दे आर इन AP। अब ये कहना चाह रहा था ना कि अगर ये AP में है तो बताओ ये किस में है, ये AP में है, GP में है या किस में है। तो ये तो अब मेरे को पता है कि AP में है, आपको भी पता लग गया कि AP में है ना, तो धीरे धीरे मेमोरिंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी में रिटेन रखना पड़ता है। मुझे ये ज़्यादा लगता है कि ये AP में ही चांस होंगे इसके, तो मैं चेक करने लग जाऊँगा कि AP में, और हो भी जाते हैं। अच्छा, अब MCQ आ गया मान लो, हाँ तो फिर बहुत बढ़िया अप्रोच बताता हूँ एक। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये AP में है या GP में है या HPM में या नन है। ऐसे कर, ये तो ABC AP में थे ना, तो कोई भी 3 नंबर ले ले तेरी पसंद के, जो दिल करे वो ले ले। 3, 5, 7 AP में है या नहीं है, जो 1-1-1 मत लियो, क्योंकि 1-1-1 के केस में ना कई बार ट्रिविल हो जाता है। ट्रिविल का मतलब कि 1-1-1 में तो पता ही नहीं लगा ना कि वो AP है GP है, क्योंकि 1-1-1 AP भी होता है और 1-1-1 GP भी होता है। तो ऐसे, अब ये GP नहीं है, ये सिर्फ AP है, तो ऐसा ले लिया कि जो ठीक ठाक है, जो यूनिक है, स्पेशल केस नहीं है। हाँ, कॉन्स्टेंट स्पेशल केस बन जाता है।
कि कांस्टेंट, ये ना एक थ्योरम आती है, इफ अ सीक्वेंस इज इन एपी एज वेल एज जीपी देन प्रूव दैट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, है हमारे पास थ्योरम, करेंगे, प्रूव ही कर दूंगा कि वो दोनों हो जाएंगी। अब 357 एपी में है, ऐसे कर 357 ABC ले रखे हैं, यहाँ पर डाल दे, अभी पता लग जाएगा कि क्या है, और जो है वही है। जनरल मेथड से करने की क्या जरूरत है, MCQ में तो पेल दो, ऑब्जेक्टिव में क्या दिक्कत है, आपको वो चीज़ लेनी है। A की वैल्यू 3 1 बाई, अब मुझे नहीं पता ये किस में है, लेकिन मैं उस तरीके से सोच पाऊंगा। B ऐसे नंबर ले खुद के लिए कैलकुलेशन आसान हो, थोड़े और आसान ले सकता था मैं, 1 2 3 भी ले सकता था। 0 कैसे लेगा 1/0, डिवाइड में आते ही 0 पे मना कर दे भाई। 10th क्लास में 7 में लिखता था x इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि हम क्या कर लिया हमने, उसका कुछ करा भी, हमने देखने में अच्छा लगता था, हमने तो उसको करा भी नहीं है कुछ, लेकिन डोमेन दी होती थी उसने। ध्यान से सोचो, तो 10th क्लास में ये क्वेश्चन में बेचारे ने डोमेन दे रखी है आपको, वो कह रहा है लो इसको सॉल्व करके दिखाओ, वेयर x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -5, x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -6। हमारे लिए ये कुछ नहीं होता था, तो 50 की बात है, हमारा आंसर कभी -5 आएगा ही नहीं, बट अगर आ गया तो रिजेक्ट भी करना पड़ जाएगा, है ना। वो स्पेशल केस बन सकता है कि मैं उसको 5 के इक्वली आंसर लेकर आऊँ। फिलहाल b की वैल्यू कितनी थी, 5। हाँ घूम के ही कर रहा हूँ ना मैं, एक तरह से, है ना, घुमाना ही गया उसको। 7 और 5 बाई 35, 36 बाई 35। ये बड़ा दिक्कत वाला काम है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 10 21 5, अरे भाई ये तो बहुत ही पंगे वाला हो गया। 15 8 7 56 बाई, कौन एलसीएम लेगा, एलसीएम ले लिया कर नहीं तो डिफरेंस कर ले, एलसीएम तो छोटे बच्चों वाला ही होता है। 35 है, 7 5 7 3 5 3, तो इस पे कौन नहीं है, 3 और डाल दूं, 3 और डालते ही 108 बाई 105, इस पे और कौन डाल दूं, 7 3 5 5 105 5, ठीक हो गया। 7 7 7 6 42 2 4, अब 105 तो नीचे है ही, ऊपर वाला डिफरेंस देख लेते हैं। 250 में से 108 गया है, ठीक है, और इसमें से ये माइनस गया 142, नहीं हुआ क्लियर। अब मैंने मुश्किल ले लिया था नंबर, 1 2 3 भी ले लेता, तो 1 1/2 प्लस 1/3, 2 1/3 प्लस 1/1, 3 1 प्लस 1/2, ये कितना आसान हो गया। 3 तो 5/6, बेचारे की औकात नहीं है कुछ। 3 4 4 दूनी 8/3, 2 3 9/2, अब ये लिख दूं 6 16/6, तो मुझे तो डिफरेंस ही मतलब होता है। ये भी झूठ नहीं बोल सकती, वो भी झूठ नहीं बोल सकती, दुनिया का कोई भी नंबर झूठ नहीं बोल सकता। अगर किसी एक नंबर ने झूठ बोल दिया तो ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं मेरे को, और फिर ऑप्शन नहीं हो जाएगा और वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा इस केस में वो नहीं बनती है, तो मतलब जिसमें बन रही होगी वो नंबर से पता लग जाएगा इजीली, ठीक है। अच्छा बट अभी तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सॉल्व करना है, पेपर के हिसाब से तो कर ही दिया, MCQ के हिसाब से, पेपर तो MCQ ही आ रहा है ना। a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, और c इंटू 1/a प्लस, मैं आज 3 एक्सरसाइज कराने के मूड में था, अब दूसरी भी नहीं हो रही, खत्म। यही है ना क्वेश्चन, ये किस में है, AP में। मैं ABC से भी यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अरे तो करते रहना। 5.4 में 10 ही क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल छोटी सी। NCERT के हिसाब से तो अभी 1.5 एक्सरसाइज हुई है। 9.1 बिल्कुल छोटी सी, 10-11 क्वेश्चन NCERT में, और 9.2 में 26 क्वेश्चन है, उसमें अर्थमेटिक मीन भी है, अर्थमेटिक सीक्वेंस भी है, अर्थमेटिक सीरीज भी है। हम तो भी अर्थमेटिक सीक्वेंस कर रहे हैं जो कि 10th क्लास वाली है, अभी सीरीज पर तो आए नहीं हम, और सीरीज में भी 10th क्लास वाले ही क्वेश्चन है, सम निकालने वाले, और फिर मीन है। आसान सा है ये वाला सिस्टम, इसमें भी कितने दिन लगाना है, इसको तो खत्म कर दो, आज ही कराओ इसको। तो मैं एग्जांपल खुद कराना मेरे हिसाब से, मेरी मानो तो ये इनको AP में दिखाना है, दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो दैट मीन्स इफ दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो क्या किया मैंने, एलसीएम भी लिया भी तो बी प्लस सी बाई बी सी, बी सी प्लस ए बाई ए सी, ए प्लस सी प्लस ए की बात है, सी ए प्लस बी बाई ए बी आर इन, दे आर इन ए पी, है ना। समझो, देखो तुम्हारे माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए, अभी आ नहीं रही हैं। ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब कुछ ज्ञान बता रहा हूँ, ज्ञान की बातें। अब वो बातें ये हैं, दे आर इन ए पी, है ना, इफ दे आर इन ए पी। 12th क्लास में डेटर्मिनेंट के नाम से एक चैप्टर है, मैट्रिक्स डेटर्मिनेंट। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी होता है, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का LBH होता है ना, पर वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से निकाल सकते हैं। फिजिक्स वाले बच्चे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम को दिखाता है, इसका डेटरमिनेंट से भी रिलेशन है। मैथ में कई जगह, बहुत जगह आपके पास 3 वेरिएबल या 3 अननोन्स मिलते हैं, जिनके नाम ABC होते हैं या XYZ होते हैं, जिनकी सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि तीनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड होता है, दो का XY YZ ZX होता है, और तीनों का प्रोडक्ट XYZ होता है। जब दो मिल रहे हो एक जैसे तो तीसरे को ढूंढना चाहिए। अगर x और y मिल रहे हो तो z को ढूंढ लेना चाहिए, कहाँ गया z। और अगर पेयर में मिल रहे हो तो तीसरे वाला पेयर ढूंढ लेना चाहिए। समझ में आई बात। आपको ऊपर AB और AC मिल रहे हैं, तीसरे वाला फ्रेंड BC होगा, नीचे है वो। अब एक बात सोचना, 7/3 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर 10/3। आपने एलसीएम लेकर निकाला है या बिना एलसीएम लेकर निकाला है? मैंने बिना एलसीएम लेकर निकाला है। मैंने इस 3 को इसमें ऐड करा और बस नीचे 3 लिख दिया, क्योंकि एक्चुअल में ये फंडामेंटल है प्रिंसिपल। अगर मैं A/B में 1 ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर A प्लस B/B आता है। एक बच्चे ने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि अगर A/B में 1 ऐड करते हैं तो B एलसीएम लेते हैं तो A प्लस B/B आ जाता है। इसका मतलब A/B में 1 ऐड करने में A में यही B ऐड हो जाता है। अब A 7 और B 3 है तो हम एलसीएम बार बार नहीं लेंगे। 11/7 + 1 का आंसर 18/7 बोल देंगे फटाक से। एलसीएम लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है यानी कि हमें एक बात समझ में आई, नीचे वाले को जब ऊपर ऐड कराना हो तो 1 ऐड करा देते हैं। कॉम्पोनेंटो में यही करते हैं, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बीपीटी के अंदर 15 रिजल्ट बताए थे अलग अलग, अडेंडो, डिविडेंडो, सब्ट्रेंडो, कॉम्पोनेंटो, है कि नहीं है, और ये चीज़ें भी बताई थी। अब एक बात सोचो, 1 ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए समझा दिया मैंने, नहीं आया क्या? जैसे ही करेंगे तो AB, BC और AC तीनों दोस्त मिल जाएंगे, तीनों को काटेंगे, है कि नहीं? पहले जेल में डाल देंगे फिर बंद कर देंगे ना। मतलब हम समझ रहे, फंसाना होता है उसको जाल में। आ जा भाई, 1 ऐड करने से आर इन AP लिख देना वहाँ पर। इफ दे आर इन AP, इफ दे आर इन AP 1/BC 1/AC और 1/AB था ना यहाँ। इफ दे आर इन AP क्या करा मैंने? K से डिवाइड कर दिया है, और K कौन है? AB प्लस BC प्लस AC, तीनों को डिवाइड करा तो काट दिया। समझ में आई बात? अब तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इफ ABC ABC ABC, नीचे कौन है? BC AC AB। इतना माइंड क्रिएटिव काम करना चाहिए कि पहले स्टेप पर एलसीएम लिया, फिर 1 क्यों ऐड करा, और फिर प्रोसेस। एक स्टेप पर तो वो पहले वाला ही क्वेश्चन बन जाता है। अब इफ ABC आर इन AP बट विच इज, यानी हमारा टास्क क्या होता है, उसको कहाँ तक लेकर आना? ABC तक, क्योंकि वहाँ से तो दिया ही हुआ है। वहाँ तक लाने के लिए +1 +2 भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ सकता है, बट वो आपको सोचना है कि क्या एडजस्टमेंट की जाए। ठीक है, कौन सा हो गया ये? 12th देखते हैं कि 12th में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, नई बुक में है, शायद पुरानी बुक में ना हो। B + C - A डिवाइड बाय में क्या है? A, है ना। B + C - A डिवाइड बाय A, फिर C + A डिवाइड बाय, और फिर डिवाइड बाय। हमें प्रूव करना है कि दे आर इन AP, और ये दिया हुआ है कि AP में, तो प्रूव करो 1/A 1/B एंड दे आर इन, ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है कि ये AP में होंगे, बस। ठीक है, इससे ही स्टार्ट करते हैं। ये तो गिवन ही है AP में। अब देखना ध्यान से, -A को अलग कर दो, उससे बेनिफिट क्या होगा? फिर B + C/A, C + A/B और A + B/C आएगा। चलो, B + C/A -1, C + A/B -1, A + B/C -1,
क्या करा मैंने, बी प्लस सी बाई ए माइनस ए बाई ए, एडिंग 1, तो ये कट गए, बी प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी। अभी जो ज्ञान दिया था काम आ रहा है। मैंने कहा था जब एक जैसे दो मिल जाए तो तीसरा ढूंढना चाहिए, बी और सी मिल गए, तीसरा कौन है, ए कहाँ है, नीचे, ऊपर लाने के लिए शुरुआत से टू ही ऐड कर देता तब भी बन जाता, 2a माइनस ए प्लस ए आ जाता, ठीक है, +1 अब ऊपर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, कट गए तीनों से, क्या बचा, 1/a 1/b 1/c, हो गया। पीछे एक्सरसाइज में है इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, रूट का भी है क्वेश्चन, उसमें लगाना दिमाग। नहीं तो दूसरा मेथड तो है ही, कौन सा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस, हाँ 1 2 वाला भी है, आंसर ऑप्शन चेक करने के लिए, पर अभी तो प्रूव ही करना है ना, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और जो गिवन था उसको यूज कर लेंगे ABC वाले को, ठीक है। फाइंड 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनका सम 21 है, 3 नंबर जिनका सम 21 है, कौन से नंबर लेंगे 3, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो 3 नंबर जो AP में होते हैं, A माइनस डी, ए और जिनका सम दे रहेगा, इनका सम करो फिर 21, इसका मतलब A कितना आ गया, 3A 3A 21, A 7 आ गया, प्रोडक्ट 7 डाल दूं, 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी, समझ गए, 7 डाल दिया ना A को, कितना दे रहेगा 315, ये 7 वाला तो उड़ा दो, 7 चौक 28, 3 5 35, तो 7 माइनस डी 7 प्लस डी 49 माइनस डी स्क्वायर, तो D चला गया +-2 में, 4 का रूट प्लस और माइनस के साथ। अब A 7 है, D 2 है, 7 बीच में, 7 और 2 9, 7 में से 2 5, या फिर उल्टा हो जाएगा ना प्लस माइनस हिसाब से, वेरीफाई भी कर सकते हो, ऑप्शन दे रहे हो तो उससे खेल सकते हो इसमें, तो MCQ में। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज दिस, द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द नंबर्स। आपकी मर्जी, कोई भी लेट कर लो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि A माइनस डी और A प्लस डी लेट करना है, दूसरा करना चाहो दूसरा भी कर लो, मैंने ये लेट करूँ कुछ और करूँ, कैसे भी कर सकते हैं। ये 3 नंबर ले लिए, इनका प्रोडक्ट कितना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 2 2 4, आगे चलते हैं, और कहते हैं लार्जेस्ट नंबर कौन है, A प्लस डी होगा, 7 टाइम्स किसके है, स्मॉलेस्ट के, 7 × A माइनस डी के, 7A माइनस 7D और A प्लस डी, ये उधर आ गया तो 6A हो गया, ये इधर आया तो 8D हो गया, चलें आगे, तो A कितना आ गया, 3A इज 4D, A की वैल्यू कितनी आ गई 4D/3, पुट कर दो, 4D/3 माइनस डी, 4D/3 4D/3 प्लस डी इज इक्वल टू 2 2 4, 4 5 6, ठीक है, यहाँ से 4D माइनस 3D, D/3 D/3 7D/ और 56, 7 8 जा 3 3 3 2 2 2 6 6 6, D6 आ गया, नहीं समझा क्या, D का क्यूब हो गया ना। अब तुम क्यों मल्टीप्लाई करते हो, 27 8 जा पता नहीं 216 होता है, और फिर वो 6 का क्यूब होता है, तो वहाँ से 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कर लिया तो 6 का क्यूब ही हो गया, बात तो वही है कि नहीं। अब D6 आ गया, अब इसमें प्लस ही होगा है ना, क्योंकि क्यूब में है, D आते ही A निकल गया 8, A 8 आ गया, D6 आ गया, खत्म, फाइंड द नंबर्स, हो गए नंबर्स। फाइंड 4 नंबर्स इन AP, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, याद करो। फाइंड 4 नंबर्स इन AP जिनका सम 20 है और जिनके स्क्वायर्स का सम 120 है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, बेकार हो जाएगा। अब तो 4 नंबर्स वाला सिखाया था, A प्लस डी, A प्लस 3D, A माइनस डी, अब इन चारों का सम कितना है 20, नहीं तो A की वैल्यू कितनी आ गई, चारों को प्लस करें D तो एलिमिनेट होता है। अब चारों के स्क्वायर का सम, तो जब चारों के स्क्वायर कर देंगे तो उसका सम कितना है 120, है ना। अब आपको पता ही है चारों कौन से होंगे, यहाँ 5 डाल दूंगा ना, ठीक। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर, चारों के स्क्वायर ओपन करोगे तो 100 तो बनेगा, सिंपल सी बात, 25 25 25 25। डी के स्क्वायर में कितने बनेंगे, यहाँ 9D स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 9D स्क्वायर, यहाँ D स्क्वायर, यहाँ D स्क्वायर, टोटल 9 9 18 और 220। नहीं है समझ में, क्या बच्चों इतना खेलोगे, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, सीधा ही कर लेते हैं, बाकी कट गया। ये 2 टाइम्स 5 × D होगा, ये 2 टाइम्स, ये आएगा समझ में, तो 20 आया समझ में, ने क्या बताया है, 2AB वाली टर्म 2AB वाली टर्म से कट जाएगी, माइनस किया और प्लस किया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन।
डी कितना आ गया, अब ए 5 है तो 5 माइनस 1 4 6 8 2 और 8 4 6 2 8 6 4 2 रिवर्स हो जाएगा है ना। और अगर ऑप्शन में दे रखी हूँ तो चारों नंबर को प्लस कर लेंगे और स्क्वायर करके देख लेंगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा। वही तो नहीं ऐसे तो फिर 2-3 ऑप्शन सभी में 20 सम आ रहा हो, लेकिन स्क्वायर्स का भी तो आना चाहिए ना, तो वहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे ना। ठीक है, लास्ट द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, ये 10th क्लास का आर डी शर्मा का क्वेश्चन है टुच्चा सा। द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी, एक 3 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स किस में है, पॉजिटिव इंटीजर 3 डिजिट्स का नंबर है। क्या मान लो उसको एक्स वाई जेड क्या होता है 100x, पढ़ा है कभी ऐसा 100x + 10y प्लस। अब इसके जो डिजिट्स हैं वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब y - x किसके इक्वल होगा, z। इसका मतलब 2y किसके इक्वल होगा, x + z के। दोबारा बताऊं क्या, चलिए आगे। y इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन x एंड z, x + z / 2। आगे पढ़े, क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहता है, एंड देयर सम इज 15। अब तो मैंने कर दिया, वैसे मैं a - d और a + d भी से भी कर सकता था, लेकिन अब तो मैंने x y z से कर दिया तो फिर कर दिया। अब क्या कहता है वो, x y z इन तीनों का सम कितना है 15। ध्यान से समझो, x + z किसके इक्वल है 2y के, डाल दें x + z 2y + y। मतलब ये क्या सोचता है कि a - d से नहीं लेंगे तो हम एक नंबर निकाल नहीं सकते, फिर भी तो a निकालते थे 5, यहाँ y निकल गया, वही तो बीच का नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। a - d वाले तो नाटक हैं, ना भी करोगे तब भी आ जाएगा। 15 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो वो नंबर भी आगे समझ में। आगे पढ़ें कंडीशन। अब वो कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो नंबर रिवर्स करके मिलेगा वो नंबर क्या होगा, ZYX। ये 594 लेस है किससे, ओरिजिनल नंबर से, यानी कि ये नंबर XYZ से 594 लेस है, यानी ये जो नंबर है ओरिजिनल से 594 लेस करके मिलता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 100Z 10y + x, कहीं ऐसे ही माइनस कराने लग जाओ, इज इक्वल टू 100x + 10y + z। एक कमाल की बात होती है, 3 डिजिट नंबर के रिवर्स करते हैं तो बीच वाला डिजिट वहीं रह जाता है बेचारा, घूम के उस उधर से भी वैसे देख लो उधर से भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। 10y से 10y कैंसिल, ये इधर आया तो 100z में से z या 99z, माइनस का 99x इज इक्वल टू 594, ये 6 पे जाता है सीधा, 99 6 जा 594 होता है। अरे 100 को 6 से करो तो 600 आएगा, अब 99 को कर रहा है तो 6 रुपये कम कर देंगे, तो z - x इज इक्वल टू कितना आ गया -6, या x - z कितना आ गया 6, और x - z 6 आ गया, x - z कितना आ गया 6 आ गया, x + z 2y और y 5 है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। तो 2x कितना आ गया, x कितना आ गया, और y तो आई गया था, z आ गया यहाँ से 8 डाल दो, 2 नंबर क्या आया 852, और रिवर्स नंबर क्या होगा। अब 852 में से 258 माइनस करना, मैंने तो वैसे ही लिख दिया। 12 - 8 4, नहीं कोई बात ही नहीं, 12 - 8 4, 5 का 4, 14 में से 5 9, 7 माइनस, अब तो ऐसे नहीं किया, ठीक है कराऊंगा 9.3 तुम कर लेना भाई 5.3, एक दिन और वेस्ट कराओगे फिर, नहीं तो 5.3 के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए मुझे, लेकिन ये एक्सरसाइज टाइम ले जाएगी, प्रॉब्लम है। 20 क्वेश्चन और 9.3 के एक्सरसाइज के 17